हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर फिफ्थ चैप्टर करने वाले हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले ना ऐसा समझो कि एक बिल्डिंग है, जो सॉरी एक यहाँ पर हाईवे है जो कि हमारा 10,000 करोड़ का बन रहा है। अब अगर हम इसे बिल्ड करना चाहते हैं तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रैफिक, टोल रेवेन्यू और लोन रिपेमेंट कैसे होगी। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडल यहाँ पर एक सिमुलेशन की तरह होता है जो कि हम एक प्रोजेक्ट के फ्यूचर का करते हैं, जिसको हम एक्सेल में बिल्ड करेंगे। हमारे पास कितने इनफ्लोज कितना आउटफ्लो होगा वो प्रेडिक्ट करेंगे, प्रॉफिट्स और लोन रीपेमेंट। तो ये जो सिमुलेशन है यही एक फाइनेंशियल मॉडल की तरह काम करती है। अगर इस तरह का कोई भी मॉडल हमने नहीं बनाया तो लोन हमें नहीं दिया जाता है। तो बैंक हमने देखा अभी तक कि हमारे पास में डेट सर्विस कवरेज रेशियो के ऊपर फोकस करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है उसके ऊपर प्रोजेक्ट फोकस करते हैं, साथ में यहाँ पर हमारे पास में इक्विटी आईआरआर कितना है वो देखते हैं और रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, एक आपके पास में स्प्रेडशीट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्ट के फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। ठीक है, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना लो या गूगल स्प्रेडशीट पर इंटीग्रेट करो, मल्टीपल इनपुट्स को प्रोड्यूस करो प्रोजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, डेट सर्विस कैपेसिटी और रिटर्न्स की। तो फाइनेंशियल मॉडल एक सिंगल सोर्स होता है ट्रुथ का फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। यहाँ पर हम डीएससीआर कैलकुलेट करते हैं, प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चेक करते हैं, इक्विटी आईआरआर चेक करते हैं, सेंसिटिविटी सिनेरियो एनालिसिस कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो टेक्निकल हमारे पास में कैपेसिटी, एफिशिएंसी, हीट रेट, पीएलएफ, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, फ्यूल कंजम्पशन, ये सारी चीजें देखी जाती है। कमर्शियल में टैरिफ, फ्यूल प्राइस, ओएनएम कॉस्ट, इन्फ्लेशन अजम्पशन, एस्केलेशन रेट्स। तो फाइनेंशियल में डेट टर्म्स के साथ जाएंगे, टेनोर, इंटरेस्ट, मॉरेटोरियम, इक्विटी अमाउंट, टैक्स रेट्स, डेप्रिसिएशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे पास में मॉडल इनपुट्स में आती हैं। जैसे मान लो कोई पावर प्लांट है तो टेक्निकली आप देखेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल 1000 मेगावाट का है। फिर कमर्शियल में आप देखेंगे कि टैरिफ कितना लगाना है, फॉर एग्जांपल 3.5 रुपीज पर यूनिट लगानी है या कैसे करना है। इसके बाद में फाइनेंशियल में हम लोन लेकर चलेंगे, जिसमें कि हमारे पास में लोन जैसे मान लो 5,000 करोड़ का है और मैक्रो में हम इन्फ्लेशन लेकर चलेंगे 5%। ठीक है, अब हमारे पास में आउटपुट होते हैं मॉडल के। तो मॉडल के आउटपुट हमारे पास कैसे आएंगे, जैसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो फॉर लोन टेन्योर होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, तो वो बताता है कि भाई कितना क्या हम लोन रीपे कर पाएंगे। इंटरनल रेट ऑफ रेवेन्यू हमें बताता है कि कितना इन्वेस्टर रिटर्न्स यहाँ पर अपना ले पाएंगे। या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चलता है, कैश फ्लोज पता चलती हैं। सेंसिटिविटी में हम रिस्क एनालिसिस करते हैं, सेंसिटिविटी अभी समझाऊंगी। तो यहाँ पर हमारे पास में ईयर बाय ईयर डेट सर्विस कैपेसिटी कितनी है हमारी, इसके अलावा प्रोजेक्ट आईआरआर, इक्विटी आईआरआर, नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट कैपिटल की। फिर हमारे पास वेरिएबल चेंजेस की मैट्रिसेस में। देखो सेंसिटिविटी में हम क्या करते हैं, हम कोई एक पैरामीटर में अगर 1 यूनिट का चेंज होगा तो वो चेक करते हैं कि वो कैसे हमें अफेक्ट करने वाला है। सिनेरियो एनालिसिस में हम यहाँ पर अलग अलग तरह के सिनेरियोज लेते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस लेते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज बनाए जाते हैं, बेस्ट केस, बेस केस और वर्स्ट केस। ठीक है, अब आ जाओ वाटरफॉल मैकेनिज्म के ऊपर। वाटरफॉल मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कैश आपका डिस्ट्रीब्यूट एक फिक्स्ड प्रायोरिटी ऑर्डर में हो रहा है कि भाई किसको पहले उसके पैसे वापस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर मान लो कोई कंपनी अपनी रैप अप कर रही है ऑपरेशंस को, तो सबसे पहले डेट वाले जो हमारे पास डेट ओनर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनका पैसा वापस किया जाता है। उसमें भी सबऑर्डिनेट डेट को बाद में दिया जाता है। देन हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, देन इक्विटी होती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर एक लीगली बाइंडिंग प्रायोरिटी है पेमेंट्स की, जो कि डिक्टेट करते हैं कि किस ऑर्डर में कैश फ्लोज को हम प्रोजेक्ट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश फ्लो कंट्रोल है प्रोजेक्ट फाइनेंस में। क्रिटिकल एक्सपेंसेस और डेट सर्विस हम प्रायोरिटाइज करते हैं, उसी के बाद में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी होल्डर्स होते हैं, उनका पैसा दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड वाटरफॉल स्ट्रक्चर कैसे होगा, आप सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी ड्यूज या फिर जो टैक्सेस होते हैं उनको रीपे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 रुपए इधर पे करने हैं। देन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस आप देखते हैं कि भाई क्या क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फ्यूल, लेबर, मेंटेनेंस। तो लैंडर को यहाँ पर
कितना बजट अप्रूवल चाहिए होगा? सीनियर डेट सर्विस। अब यहाँ पर 3 तरह के हमारे पास डेट होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है सीनियर, देन हमारे पास में और कौन-सा होता है? फिर हमारे पास में यहाँ पर मिज़ेन डेट होता है ना? और फिर होता है सबऑर्डिनेट डेट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम सीनियर डेट को सबसे पहले पे करते हैं। फर्स्ट क्लेम होगा इनका कैश फ्लो का आफ्टर ऑपरेशंस, यहाँ पर इन मेंटेनेंस। फिर डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट होता है हमारे पास में। तो हम यहाँ पर डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर रिजर्व अकाउंट को फंड करते हैं ताकि फ्यूचर डेट सर्विसेज को कवर करें। यहाँ पर रिक्वायर्ड लेवल पर लेंडर कंट्रोल मेंटेन किया जाएगा 3 से 6 पर। सबऑर्डिनेट डेट सर्विस होती है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सीनियर होता है, इसको प्रायोरिटी देते हैं, फिर मिज़ान को देते हैं। इसके बाद में मिज़ान के बाद में हम देते हैं यहाँ पर सबऑर्डिनेट डेट सर्विस के लिए। तो इसमें हमारे पास ये आपका सीनियर डेट के बाद ही पे किया जाएगा। डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स को पे किया जाता है, रेजिडुअल कैश फ्लोज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। ये आपके केवल तभी पे किए जाएंगे अगर डीएससीआर कॉन्वेनेंट्स आपके सेटिस्फाइड हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पर मान लो 10 रुपए का टैक्स दिया, ऑपरेशन मेंटेनेंस में 20 रुपए चले गए, लोन रीपेमेंट में 40 रुपए चले गए, रिजर्व जो हमने डीएसआरए बनाया वो 10 रुपए चले गए, सब डेट में 5 रुपए, इक्विटी में 15। तो इक्विटी में लास्ट में पेमेंट हो रही है, तो इक्विटी में हमें प्रॉफिट पहले मिलता है, ऐसा नहीं है, लेंडर्स को ही हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है? इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे देखेंगे आप वाटरफॉल में वेरिएशंस क्या-क्या होती हैं। तो कैश स्वीप क्या होगा कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैश है उससे हम लोन को जल्द से जल्द रीपे कर दें। तो अब डीएससीआर थ्रेशोल्ड है, प्रीपेमेंट में काम आएगा। हाई डीएससीआर प्रोजेक्ट्स में लैंडर्स को प्रीपेमेंट करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक्स में जो हमारे पास डिविडेंड है वो तब तक पेमेंट नहीं की जाएगी जब तक कि डीएससीआर इंप्रूव नहीं हो रहा। तो रिस्कियर प्रोजेक्ट्स में लैंडर्स को कैश रिटेंशन कराना होता है। फिर आते हैं लॉक अप पीरियड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास में जितना भी कैश है उसको लॉक कर लेंगे अगर प्रोजेक्ट हमें स्ट्रेस्ड लगता है। कंस्ट्रक्शन पीरियड अर्ली ऑपरेशन में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। कैश ट्रैप में कैश को एस्क्रो में, डीएससीआर जब तक इंप्रूव नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट में स्ट्रेस है, लेंडर्स यहाँ पर कंट्रोल ले लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट। एक ऐसा इमरजेंसी फंड जो कि लोन रीपेमेंट में हेल्प करता है। मान लो लोन रीपेमेंट 100 करोड़ की हर साल करनी है, तो डीएससीआरए में हम यहाँ पर 6 महीने में 50 करोड़ मेंटेन कर रखेंगे। तो एक रिजर्व अकाउंट जो कि प्रोजेक्ट यहाँ पर फंड कर रहा है ताकि हम अपनी डेट सर्विस कर पाए इन केस की टेम्पररी कैश फ्लो शॉर्टफॉल हो जाता है। तो अगर रेवेन्यू ड्रॉप कर गया टेम्पररी, डीएससीआर को यूज कर हम लोन्स को पे कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में जो कंट्रोल होता है वो बैंक रखता है, ना कि स्पॉन्सर रखता है। तो हमारे पास में प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा डीएससीआरए को फंड करेंगे। नॉर्मल केस में इसको यूज नहीं करेंगे, केवल जब कैश शॉर्टेज होगी तब यूज करेंगे, और लेटर फिर जब ये कैश शॉर्टेज खत्म हो जाएगी रिप्लेनिश कर देंगे। तो 3 से 6 महीने का डेट सर्विस ये रखता है। रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। मर्चेंट प्रोजेक्ट्स में हायर होता है। फंडिंग हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीशन में रिप्लेनिश करेंगे कैश फ्लो से। फंड यहाँ पर आपका इक्विटी से या डेट से किया जाता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। लिक्विडिटी बफर देते हैं अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शंस के लिए। डेट सर्विस यहाँ पर इंश्योर करेंगे अगर ऑपरेशंस इंटरप्ट हुए। बैंक कंट्रोल करेगा अकाउंट को। विड्रॉल्स केवल आपके डेट सर्विस के टाइम पर ही होते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास लैंडर्स के पास सोल सिग्नेटरी अथॉरिटी दी जाती है। डीएससीआरए में फंडिंग कैसे होती है, अगर इक्विटी है हमारे पास सोर्स, ठीक है, तो फंड यहाँ पर स्पॉन्सर्स करेंगे, कोई भी एडिशनल डेट नहीं लेते हैं, स्पॉन्सर्स की कमिटमेंट दिखाई जाती है, तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। फिर डेट में एडिशनल डेट अगर डीएसआरए के लिए प्रिजर्व करेंगे, इक्विटी रिटर्न्स के लिए टोटल डेट हमारा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी। कैश फ्लो फंड हमारे ऑपरेशन से जो हमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू मिल रहा है, कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में डिलेज आ सकते हैं, सफिशिएंट कैश फ्लो की जरूरत होती है। डीएसआरए मैकेनिक्स, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में देखो डीएसआरए मैकेनिक्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, डीएसआरए ने फंड किया रिक्वायर्ड लेवल पर, डीएस डेट सर्विस पेमेंट है, डीएसआरए हमारा अनलेस यूज नहीं होगा, कैश फ्लो का इनसफिशिएंट है तभी यूज होगा।
कैश फ्लो का शॉर्टफॉल होगा तो हम डेट सर्विस कवर करेंगे, और डिप्लीशन होगा तो रिप्लेनिश करेंगे जब कैश अवेलेबल है। लोन रीपेमेंट यहाँ पर हमारे पास करते हैं, तो डीएससीआरए आपके डेट को कभी कब रिलीज कर रहे हैं हम इसको, जब हमारा डेट कम हो गया। अब आ जाओ सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो ये हमारे पास जब एक वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज होता है, बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे, तो हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ। तो जो वीक पॉइंट्स है हमारे प्रोजेक्ट के वो पता चलते हैं। मान लो बेस केस में रेवेन्यू 100 रुपए का था और डीएससीआर हमारे पास में 1.25 का था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो रेवेन्यू आपका 0.10% से कम हो गया, तो रेवेन्यू आपका कितना हो गया, 90 रुपए हो गया। पहले 100 रुपए था, अब यहाँ पर 10% से गिरा है तो 90 रुपए रह गया। और हमारे पास में जो डीएससीआर है वो भी 1.05 हो जाएगा। तो रिस्क हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वन वेरिएबल एट अ टाइम चेंज होगा और इसका इम्पैक्ट की मेट्रिसेस पर देखा जाएगा, पर्टिकुलरली डीएससीआर और आईआरआर पर। ये रिवील करते हैं कि प्रोजेक्ट की वल्नरेबिलिटीज कैसी हैं। रोबस्ट प्रोजेक्ट हमारा मेंटेन करेगा डीएससीआर को अबव 1.0, अगर हमारे पास मॉडरेट एडवर्स सिनेरियोज हैं तब भी। फिर आते हैं टिपिकल सेंसिटिविटीज में। रिवेन्यू टैरिफ वॉल्यूम 10% से आपके पास में -10 से +10 तक चेंज हो सकता है, लीनियर है, और इम्पैक्ट भी हमारे पास में इसका लीनियर रहेगा। कॉस्ट में हमारे पास 10 से 20% होगा, इंटरेस्ट में +2% का रहेगा। डिलेज में अगर कम का होता, माइनस में होता, तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। और डिले यहाँ पर 6 से 12 महीने तक का हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है, कैपिटल कॉस्ट बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन यहाँ पर -1 से +1 हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर पर वेरी करेगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर इसको निकालते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस टेबल फॉर्मेट, तो ये आप यहाँ पर इसको एनालाइज करेंगे कि बेस केस में तो हमारे पास में नॉर्मल स्टैंडर्ड में तो ये था, अगर रेवेन्यू 10% से कम हो गया तो हमारे पास में डीएससीआर मिनिमम वाला, एवरेज वाला, प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिवेन्यू और इक्विटी का इतने इतने कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर रेवेन्यू 10% से बढ़ गया तो हमें इतना इतना फायदा हो जाएगा। अगर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस है 10-15% से बढ़ गए तो ये वाला, इंटरेस्ट बढ़ गया तो ये वाला, और डिले हो गया 12 महीने का तो ये। हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। तो हमेशा याद रखना डीएससीआर हमेशा 1.2 से ज्यादा होगा तो प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग मानेंगे, 1 से 1.2 के बीच में मॉडरेट रिस्क, और 1 से कम है तो डेंजरस माना जाता है। तो ज्यादातर जो फेलियर्स होते हैं वो डिले की वजह से, कॉस्ट ओवररन हो गई, या जो डिमांड है वही ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास में वल्नरेबिलिटी शो कर रहा है। अब आ जाओ एस्क्रो अकाउंट के ऊपर। एस्क्रो अकाउंट क्या है, एक बैंक कंट्रोल करता है अकाउंट को, जहां पर सारा पैसा आपका फ्लो करेगा। प्रोजेक्ट जितना भी पैसा अर्न करेगा वो पहले बैंक के पास जाएगा। मान लो 100 करोड़ का टोल कलेक्ट करा गया हाईवे पर, वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। बैंक अब इसको एज पर वाटरफॉल मैकेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो बैंक इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल कर रही है, स्पॉन्सर्स को मिसयूज नहीं करने देती फंड्स को। तो एक बैंक अकाउंट जहां पर सारे प्रोजेक्ट रेवेन्यूज आपके डिपॉजिट होते हैं, बैंक कंट्रोल करेगा आउटफ्लो बेस्ड ऑन द वाटरफॉल मैकेनिज्म। तो ये आपके लैंडर्स को डायरेक्ट कंट्रोल दे रहा है ओवर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। क्रिटिकल सिक्योरिटी फीचर है प्रोजेक्ट फाइनेंस में, लैंडर्स इंश्योर करेंगे कि डेट सर्विस पे की जा रही है बिफोर एनी फंड्स फ्लो टू इक्विटी होल्डर्स। तो रिवेन्यू एस्क्रो, ऑल प्रोजेक्ट्स हमारे रिवेन्यूज डिपॉजिट होते हैं, लैंडर्स को सोल सिग्नेटरी अथॉरिटी माना। कंस्ट्रक्शन एस्क्रो होता है, ड्रॉ डाउन हमारे कंस्ट्रक्शन से आते हैं। देखो रेवेन्यू एस्क्रो में सारी इनकम आ गई, कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट की जो फंडिंग थी, डीएसआरए में रिजर्व रखते हैं और मेंटेनेंस में रिपेयर्स के लिए रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में लैंडर्स होल्ड करते हैं, रिलीज करेंगे अप्रूव मेंटेनेंस के लिए। ये वाला आपका केवल डेट सर्विस के लिए यूज होगा, ये मेंटेन माइलस्टोन सर्टिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। एस्क्रो अकाउंट की मैकेनिक्स कैसे चलती है, तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डाउन अगर कंस्ट्रक्शन एस्क्रो से हैं तो वो ईपीसी माइलस्टोन के अकॉर्डिंग जाएंगे कि किस तरीके का हमारा यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है, कंस्ट्रक्शन वाला सिस्टम वो है। तो लैंडर वेरीफाई करेंगे कि कंप्लीशन बिफोर रिलीज। ऑपरेशंस में सभी रिवेन्यूज डिपॉजिट होते हैं रिवेन्यू एस्क्रो में। वाटरफॉल में लैंडर्स यहाँ पर पेमेंट प्रायोरिटी ऑर्डर में करेंगे, कंट्रोल करेंगे सभी डिसबर्समेंट्स। रेजिडुअल रिलीज किया जाएगा इक्विटी होल्डर्स के पास में जब डीएससीआर और डीएसआरए रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं। एडवांटेजेस, कैश फ्लो कंट्रोल, लैंडर्स कंट्रोल करेंगे सभी कैश फ्लोज को, डेट सर्विस प्रायोरिटी पर करी जाएगी। अर्ली वार्निंग्स में हमारे जो लैंडर्स होते हैं वो देख सकते हैं कि भाई शॉर्टफॉल इमीडिएटली अगर होनी शुरू होती है तो
डाइवर्जन हमारे प्रिवेंट हो जाते हैं, स्पॉन्सर्स जो है वो रेवेन्यूज को इधर उधर मिसयूज नहीं कर सकते, लीगल मैकेनिज्म है कि भाई प्रायोरिटी पर पेमेंट्स यहाँ पर दी जाएंगी। फिर हमारे पास रिकवरी एफिशिएंसी होती है, तो क्विक रिकवरी डिफॉल्ट में अगर है तो फैसिलिटेट की जाएगी। डिसएडवांटेजेस ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स चाहिए, स्पॉन्सर्स के हाथ में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कंट्रोल चला गया कैश के ऊपर से, बैंक कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बैंक सारे कैश फ्लोज कंट्रोल कर रहे हैं, कॉस्ट यहाँ पर एडिशनल अमाउंट की मेंटेनेंस कॉस्ट हमें बैंक को पे करनी पड़ रही है। इसी के साथ में ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाता है। लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा। एंड जो यहाँ पर पेड स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ लोगों का मैसेज था कि मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एंड से उतना कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों का एक तो इकोनॉमिक सर्वे बचेगा और दूसरा यहाँ पर जो आपकी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, अब एनुअल रिपोर्ट्स ना जो न्यू वाली हैं वो तो अगस्त में आएंगी, सो आई हैव टू थिंक कि ये चीज मैं कैसे कवर करूं, बिकॉज अगर वो मैं वीडियोस बनाती भी हूँ तो विल बी ऑफ नो यूज अगर आपकी एग्जाम थोड़ी डिले हो जाती है। लाइक अगर एग्जाम मान लो अगस्त में हो रही है तो भी जो अगस्त तक रिपोर्ट्स आएंगी, अब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद ही रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, तो यूजुअली अगस्त में ही आती हैं सारी रेगुलेटरी बॉडीज की। तो लेट अस सी उस चीज को कैसे करेंगे, पहले बाकी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, देन इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। ओके, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।